बीच में एक न्यूज बहुत ज्यादा फैली थी वोट चोरी को लेकर। आपका क्या मानना है उसमें? आपको लगता है वोट चोरी हुए थे? अगर कोई न्यूज़ फैलती है कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है, तो थोड़ा उसमें सच भी था। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये कि पॉलिटिक्स में हर इंसान क्यों नहीं आना चाहता? मतलब हर इंसान पॉलिटिक्स को गंदा क्यों समझता है? पॉलिटिक्स से एक्चुअली गंदी नहीं है, उसको करने वाले लोग गंदे होते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में शिक्षा की, बेरोजगारी की। तो जो आज के नेता हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए या फिर मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका चुनाव होना चाहिए? नहीं, देखो, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है। तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आजकल जिस तरह से यूपी में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, अगर सरकार एक भी अच्छा फैसला ले ले कि जिसने रेप किया है उसको फांसी की सजा हो जाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष रावल, मैं हूँ टॉक मिस्ट्री का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है नईम अहमद जी। वो राजनीति के बहुत बड़े योद्धा है। राजनीति में उनका सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं वो। बहुत सारे मेंटर्स के साथ उन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ावा कराया, सीखा है उसको। और हम जानेंगे कि आने वाले टाइम में अगर वो राजनीति में पूरी तरह से आ जाते हैं, कोई बड़े पद पे आ जाते हैं, तो उनके ऐसे कौन से काम रहेंगे जो हमारे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ये पूरा पॉडकास्ट आज हम नईम अहमद जी से बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, कि पॉलिटिक्स में कैसे काम करना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम नईम जी से जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट नईम अहमद जी। सर कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। सर कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर आपको? आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। तो जैसा कि मुझे आपके बारे में पता चला कि ऑलरेडी आप अपने गांव में सरपंच हैं, और इतनी कम एज में आप कैसे सारी चीजें मैनेज करते हो कि इतनी सारी चीजें कम एज में सीखना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, लोगों की हेल्प करना, कैसे कर पाते हो आप ये सब चीजें? मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 12th के बाद में। बाकी मैं सब अपने नियर बाई जो चीज़ें हो रही थी गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, सब चीज़ें देख रहा था कि क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है। और मेरा स्टार्टिंग से ही एक मेरी रुचि थी कि मुझे राजनीति में आना है। और मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में फिर गाँव में आया और गाँव में सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से मिला। और मेरे गाँव के 6 बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे सरपंच बनाया। तो मैंने सुना है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी पार्टी के साथ आने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पार्टी का नाम बताएं और कैसे क्या आने वाले हो, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में हूँ और मैं देवबंद से विधानसभा प्रभारी हूँ। और हमारे जो नेता हैं, जो लीडर हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी छत्र छाया में काम कर रहा हूँ। तो अच्छा, आपने ऐसा क्या सीखा उनसे जो आपको लगा कि मुझे भी अपने पूरे कार्यकाल में ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है? उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हो व्यक्तिगत एक ग्राउंड लेवल जो नेता है ना, एक नेता तो वह है जो एसी में बैठ के नेतागिरी करता है। एक जो लोगों के बीच से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आता है, वो चिराग है। वो नज़दीकी लोगों से नज़दीकी रखते हैं और बहुत सारे मजलूम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। जहाँ पे भी जुल्म होता है वहाँ पे वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पर्सनल लेवल पे आपका फेवरेट नेता कौन है, मतलब आपको जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता हो, आप बताएं उसके बारे में। हमारे चंद्रशेखर भाई ही है। अगर आप भी कभी मिलोगे, आपके पॉडकास्ट कभी आपको मौका मिले, डेफिनेटली हम डेफिनेटली तो उनको बुलाएंगे अपने जी, आप बुलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि पॉलिटिक्स में हर इंसान क्यों नहीं आना चाहता? मतलब हर इंसान पॉलिटिक्स को गंदा क्यों समझता है, मतलब अजीब क्यों समझता है, बहुत खराब नजरों से क्यों देखा जाता है? पॉलिटिक्स से एक्चुअली गंदी नहीं है, उसको करने वाले लोग गंदे होते हैं। जैसे आप कोई भी गाड़ी लेंगे तो गाड़ी तो ठीक है, कंपनी सब अच्छी बनाई है, अच्छा और बुरा ड्राइवर होता है उसका। तो लोग एक्चुअली ज्यादा गंदे हुए हैं इसलिए लोग पॉलिटिक्स को गंदा समझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक माहौल बना के रखा है। हाँ। जो अच्छे लीडर हैं उनको आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो झूठ कम बोलते हैं और काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने आपका देखा सर, होटल मैनेजमेंट टू सीधा पॉलिटिक्स, मतलब ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ कि सीधा वहां से ऐसे पूरा चेंज? होटल मैनेजमेंट एक्चुअली वो मेरा एक एजुकेशन है। वो आप कोई भी एजुकेशन ले सकते हो। करेक्ट करेक्ट। हाँ, एजुकेशन मतलब आपको नॉलेज मिलता है। सो एजुकेशन इज नॉट योर प्रोफेशन। हाँ, वो आपको प्रोफेशन एक अलग चीज़ होती है, तो आपको नॉलेज मिलता है। और जो मैं एजुकेशन से सीखा है, होटल मैनेजमेंट से जो सीखा है, उसमें हम्बलनेस होता है,
और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या आज भी अगर किसी पॉलिटिशियन को जीतना है तो क्या जनता को बहलाकर फुसलाकर पैसे देकर, ऐसा लोगों को जब बोला जाता है, तो क्या आज अगर जीतना है तो क्या इसी चीज की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, इलेक्शन देखो, आपको अधिकार मिला है वोट करने का। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो 18 साल से ऊपर है उसको नॉलेज है कौन क्या है, ठीक है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में जो जिनको पता नहीं है, लेकिन जब से ये मोबाइल वगैरह आए हैं सबको पता है हमें वोट कहाँ करना है। तो एक अच्छा लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने जो लोग हैं, विधानसभा के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जुड़ा रहता है, उनसे मिलता है, उनके अच्छे बुरे में खड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, एक उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसके ऊपर सपोर्ट मिलता है। बीच में एक न्यूज बहुत ज्यादा फैली थी वोट चोरी को लेकर, आपका क्या मानना है उसमें? आपको लगता है वोट चोरी हुए थे? ईवीएम देखो, उसमें क्या होता है, ईवीएम चोरी अगर कोई न्यूज़ फैलती है कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। तो थोड़ा उसमें सच भी था, और कुछ लोगों का एक ऐसा बन गया था कि हमें झूठे जो वादे इन्होंने किए थे बीजेपी वालों ने कि हमें ये करना है वो करना है, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन ये कुछ अभी जो कंट्री है हमारी, ये सोने की चिड़िया थी, लेकिन कुछ चंद लोगों के हाथ में इन लोगों ने दे दिए। तो किसको चुने सामने, कौन है सामने? सामने अभी हमारी पार्टी आ रही है, आज़ाद समाज पार्टी आ रही है। यूपी में 403 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आने वाले यूपी के जो सीएम है वो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। क्योंकि जो लोग वोट करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको सॉर्ट करने का काम कर रहे हैं। घर घर जाके जो उनके कार्यकर्ता है वो काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आजकल जिस तरह से यूपी में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, अगर सरकार एक भी अच्छा फैसला ले ले कि जिसने रेप किया है उसको फांसी की सज़ा हो जाए, तो फिर एक भी रेप केस नहीं होगा। जब तक आप कानून सख्त नहीं करोगे तो तब तक नहीं होगा। काफी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकाउंटर्स कर रहे हैं लेकिन उल्टे सीधे हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से एनकाउंटर सही है, फांसी देनी चाहिए? नहीं, इनकाउंटर देखो, इनकाउंटर एक अलग चीज़ है। आप किसी भी आदमी को उठा के किसी भी केस लगा के इनकाउंटर हो जाता है। मैं अगर बात करूँ तो आप भरत तिवारी को देखो, वो अपने गांव के गरीब लोगों की आवाज़ें उठा रहा था। जो वो आवाज़ें उठा रहा था, अभी पानी आया है तो वो घर टूट गए हैं जिनके लिए वो आवाज़ें उठाता था। और गांव में लाइट नहीं थी, लाइट के लिए उठाता था। ऐसा नहीं है, सब तरीके लोग हैं, अच्छी बातें सुननी चाहिए। आपको हिसाब से क्या लगता है कि जो न्यूज सही होती है उसको क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी पर आकर, कि मतलब दबा क्यों जाता है, उसको सामने खुल के क्यों नहीं बताया जाता कि जनता को पता चल जाए सही क्या गलत क्या है? अभी कुछ मैं आपको बताया, कुछ चंद लोगों ने मीडिया को खरीद लिया है। जो वो चाहते हैं वही दिखता है। अगर सोशल मीडिया ना होती तो इस देश का बहुत बुरा हाल होता। सोशल मीडिया से हमने भरत तिवारी को देखा है कि उसने सरेंडर कर दिया है और फिर उसको पकड़ के फिर गोली मारी गई है। तो क्या वो इस देश का लाल नहीं था? सही बात है। वो गलत है ना। तो जब भरत तिवारी का केस चल रहा था तो उस टाइम पे सब लोग क्यों नहीं सामने आए? मतलब उस टाइम पे इतना दबा क्यों दिया? सोशल मीडिया ना हो तो पता ही नहीं चलता हम लोग को क्या हुआ उस टाइम पे भरत तिवारी जी के, जो मना कर दिया, सबको दिखाया नहीं गया, खाली ऑनलाइन पता चला। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जो सही आवाज़ उठाता है उसको दबाया जाता है, और जब वो चला जाता है फिर उसको याद किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन होने चाहिए। कोई भी आदमी अगर आवाज़ उठा रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, उसकी सुननी चाहिए। अभी जंतर मंतर पर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, क्या उनको टाइम नहीं लगता उनकी बात सुनने के लिए? हमारे पीएम को सुनना चाहिए ना उनको, भैया आप हमारा फ्यूचर हो, तो उनकी सुननी चाहिए। अभी क्या आप अगर अपने बच्चे की तैयारी करा रहे हो, एक माँ बाप की कम से कम 25 साल की जो कमाई होती है वो एक बच्चे के ऊपर लग रही है। अभी इतनी महंगी एजुकेशन है, और जब वक्त आता है एग्ज़ाम देने का तब पेपर लीक हो जाता है। तो क्या दुर्भाग्य नहीं है? लेकिन इन चीजों पर न्यूज नहीं आती। इन चीज़ों पे नहीं बनेगी न्यूज़। न्यूज़ कहाँ पे आती है? न्यूज़ सब उल्टी चीज़ें आती है। अभी हम पाकिस्तान में हो गया, इसमें हो गया, हमें क्या करना है पाकिस्तान से? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व किया जाए। खान सर के बारे में तो बताइए कि बीच में वीडियो काफी वायरल हुई थी खान सर के बारे में, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। खान सर एक बहुत हम्बल नेचर के व्यक्ति हैं।
उन्होंने एजुकेशन में उन बच्चों को पढ़ाया है जिनके पास पैसे खाने को नहीं थे। उन्होंने 200 रुपये में एजुकेशन दी है। तो हमारा भलाई तो कर रहे हैं पूरे देश का। अगर अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर काफी बनेंगे। अस्पताल खुलवाए उन्होंने। एक अस्पताल खोला था, और उसमें क्या था कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में 10-10 हज़ार में एक्सरे होते हैं या ट्रीटमेंट होते हैं, वहाँ पे 200 रुपये में थे। बहुत सारे लोगों के हॉस्पिटल बंद होने वाले थे, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो क्या आज के टाइम पे कोई इंसान कुछ करना चाहता है अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, तो क्या उनकी आवाज ऐसे ही दबा दी जाती है? ऐसे ही दबाई जा रही है, क्योंकि क्या रास्ता है फिर इसका आपके? इसका रास्ता ये है कि अब कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो प्रमोशन तो होता है, किसी भी चीज़ में बदलाव, सत्ता परिवर्तन तो होना सही चाहिए। बात है। अभी एक आदमी को आपने दे दिया, वो अपनी मर्जी से चलेगा। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सत्ता परिवर्तन यूपी में निकाल रहे हैं, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सब जगह जाएगी तो एक हिस्सा उसका बने और उनको वोट करे, और वो बिना जाति की राजनीति करना जानते हैं और कर रहे हैं। ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो सबसे ज्यादा आपने फेस करे अपने सरपंच के कार्यकाल में? सरपंच एक लिमिटेड संसाधन होते हैं, एक छोटी योजना होती है, और जो गांव के लोग होते हैं हमारे, उनके लिमिटेड संसाधनों में उनकी उम्मीदों पर पूर्ण उतरना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वो मैं एक्सेप्ट की, और मैं वो करके दिखाया 5 साल में। तो आपके हिसाब से आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में अगर आगे बढ़ना तो सबसे ज्यादा क्या चलता है, काम चलता है या फिर सोशल मीडिया पे दिखावा? क्योंकि आजकल काफी लोग पीआर कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं, तो क्या है इम्पोर्टेंट? देखिए, मेरे हिसाब से जो आदमी ग्राउंड लेवल पे, जो व्यक्ति या जो नेता ग्राउंड लेवल पे काम करता है और फिर वो रील बनाता है, तो ठीक है, उसको देखो, उससे देख के और भी लोग करेंगे। तो जब आप कुछ काम करते हो तो तभी आप रील बना सकते हो। विदाउट काम के आप रील नहीं बना सकते। आपके हिसाब से सही राजनीति क्या है? सही राजनीति, देखिए, आप अगर कहीं से भी विधायक बनते हैं तो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, आपको वोट करते हैं कि आप उनके अच्छा करें, उनके लिए अच्छा करने के मतलब एजुकेशन उनकी अच्छी हो, हॉस्पिटलिटी अच्छी हो, हॉस्पिटल में उनको सर्विस मिले। तो यही जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, आप उन पे काम करो और अच्छा ही होगा उनके लिए। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में शिक्षा की, बेरोज़गारी की। बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखे हैं कि वो बीटेक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन बंदे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं, दिल्ली में आके कहीं पे भी जाके वॉचमैनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा तो है, उन्होंने ले ली मेहनत करके, संसाधन। लेकिन संसाधनों की कमी है, बेरोज़गारी की कमी है। तो जो आज के नेता है वो पढ़े लिखे होने चाहिए या फिर मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका चुनाव होना चाहिए? नहीं, देखो, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है। आप हमारी अब की जो राजनीति चल रही है या आने वाली राजनीति है, अगर एक व्यक्ति या एक नेता अगर वो शिक्षित होगा तो उसको फिर सब चीज़ें के ऊपर ध्यान जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विजय थालापति हैं, फर्स्ट टाइम में सीएम बने, और उनकी अगर आप राजनीति देखोगे, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े जो चैलेंज है वो की एक्सेप्ट किए और काम कर रहे हैं। तो नेता जो है राजनीति में जो भी आता है उसको शिक्षित होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो विधायकी लड़ना चाहते हैं कुछ भी, उनका एक एग्ज़ाम भी होना चाहिए। मैं वही बोल रहा था कि आपको लगता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। बेसिकली आप आईएएस है, आईपीएस है, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी नॉलेज लेते हैं, और एक फिर उसी विधानसभा में एक नेता होता है जिसको कुछ पता नहीं है, एजुकेशन का कुछ नहीं, और वो उनको ऑर्डर करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या रास्ता है आपके हिसाब से, पॉलिटिक्स को कैसे बदल सकते हैं हम लोग? पॉलिटिक्स हम आप ही बदलेंगे, ऐसा नहीं है कोई बाहर से आएगा, हम यहाँ के लोग ही बदलेंगे। इसको पहल करनी पड़ेगी। पहल तो मैं आपको बता दूं कि पहल तो भरत तिवारी ने भी की थी। भरत तिवारी ने की थी, लेकिन उसकी बातें सुनी नहीं गई। और हमारे जो नेता हैं आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो सही वे में सही काम कर रहे हैं और इस राजनीति को बदल के दिखाएंगे। कोई ऐसा काम जो आपने बहुत बड़े स्तर पे किया हो जिसके लिए आपको बहुत सारी परेशानी से फेस करनी पड़ी हो? बड़े स्तर पे तो अभी हमारी जो पार्टी है वो कर रही है, और हम ही उसके एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। परेशानी होती लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं
सॉल्व हो जाती है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको हमने सोल्यूशन ना ढूंढा हो। क्या योजनाएं रहेंगी अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? मेरी योजना ये रही, अगर मैं देवबंद विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा और वहाँ की जनता बहुत प्यारी जनता है, वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम बनाऊंगा अच्छा, उसके बाद में मैं चिकित्सा पे ध्यान दूंगा। जो वहाँ पे जो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, गरीब लोग हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते, लेकिन प्रॉब्लम में करना पड़ता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं शिक्षा पे काम करूँगा, रोजगार पे काम करूँगा, चिकित्सा पे काम करूँगा। ये बेसिक नीड है वहाँ की। तो यंग जनरेशन को अब इस समय पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर उनको अभी भी 9 to 5 जॉब करनी चाहिए? 100% यंग जनरेशन को बहुत पहले आना चाहिए था, और जो मेरी बातें इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुन रहे हैं तो उनको आना चाहिए, क्योंकि यंग जो लोग आएंगे उनको ही पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमारे जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं पता क्योंकि वो सोशल मीडिया से भी दूर हैं, उनको एजुकेशन भी इतना नहीं है। तो अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसका समाधान हम कर सकते हैं, या हम आने वाले वक्त को अपने अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में एक पार्टी है जो काफी तेजी से वायरल हुई, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मायने हैं आपकी नजर में? कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए है वायरल भी हुई और आगे भी आई क्योंकि युवा है, जो युवा है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा परेशान है अगर युवा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि 25 में 26 साल में शादी हो जाती है लड़कों की, और हम वो 20, 23, 24 साल तक पढ़ाई करते हैं, और फिर 10-20 साल उनको जॉब ढूंढने में जाता है और एक निराशा हाथ लगती है। तो परिवार का जो विश्वास होता है वो भी टूट जाता है। तो बहुत सारे बेरोज़गार जो लोग हैं उन्होंने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, और इतने जो मिलियनों में जो संख्या है, तो वो यहाँ की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको सोचना चाहिए कि युवा कितना परेशान है। बहुत सारे पूंजीपति जो लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो इंडिया को अपने हाथ में रखे हैं। ऐसा नहीं है, वोट हर कार्यकर्ता, हर गांव का व्यक्ति करता है। सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको ऐसा मैसेज देना चाहें जो यंग लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो वो आपसे कुछ पूछे, आपकी एक एडवाइस, तो आप ऐसा क्या मैसेज देंगे जिससे उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो सारी अच्छी की अच्छी रहे? मैं सभी युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो किसी का जन्म होता है, किसी गांव में होता है, किसी सिटी में होता है, किसी महल्ले में होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी अपने गांव, शहर, महल्ले में जाके वहाँ के लोगों की बातें सुने और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चालू कर दे। ऑटोमेटिक लोग आपको लाइक करेंगे और आने वाले वक्त में आप चुनाव लड़े, आप जीत जाएंगे। तो मैं जाते जाते आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड लेना चाहूंगा जिसमें आपको एक वर्ड में आंसर देना है, तो आप बताओगे क्या या क्या, मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा पहला रैपिड फायर राउंड में ये होगा कि पावर या पब्लिसिटी, पब्लिक सर्विस। डेवलपमेंट या फ्रीबीज, डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स में सबसे बढ़िया क्वालिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर आपको मौका मिले सीएम से 2 मिनट मिलने का तो क्या करेंगे आप? सीएम साहब से मैं यही मांग रखूँगा कि सबसे पहले हमारी शिक्षा अच्छी हो और फिर रोज़गार लोगों को मिले, जो इधर उधर ना भटकना पड़े। शिक्षा, रोज़गार और चिकित्सा। तो आप मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस अपने गांव में क्यों आए? मतलब वहां तो सब कुछ सही चल रहा था आपका। एजुकेशन एक जो मैं ली है एजुकेशन, उसके बाद आदमी को कुछ, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई भी कुछ भी करता है, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ बना सकता हूँ अकेला। लेकिन जो गांव में मेरे गरीब जो लोग हैं, जो मेरी जनता है, मुझे उन्हें भी देखना है। तो मैं एजुकेशन लेने के बाद इसलिए राजनीति में आया और लोगों की समस्याओं का समाधान करा रहा हूँ। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में ना आते तो उसके अलावा क्या करते? मैं एक अच्छा बिजनेसमैन होता। किस चीज का बिजनेस करते? मैं एक्चुअली होटल मैनेजमेंट किया है, तो मेरा कोई अच्छा सा होटल होता या रेस्टोरेंट होता। लेकिन वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था, एजुकेशन लेनी थी मुझे, और मैं फिर गांव को चुना और अपने लोगों को चुना, अपनी विधानसभा की, और मैं काम कर रहा हूँ। उनका जो काम करा के उनके फेस पे जो खुशी होती है वो आप पैसों में नहीं तोल सकते। वो करोड़ों, जैसे करोड़ रुपए कमा के आदमी खुश होता है, ऐसे एक आदमी का काम करा के जो खुश होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो क्या सेटिस्फाइड है आप जहाँ पर भी? मैं सेटिस्फाइड हूँ।
मुझे लोगों का प्यार मिलता है। मेरी एक इतनी एज नहीं है, 30 साल मेरी एज है, और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। घर वालों को कैसा लगता है आपके ऊपर? घर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं, घर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमें बहुत ही अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में और काफी सारी नई बातें हमें सीखने का मौका मिला। आप सभी लोग प्लीज इस पॉडकास्ट को काफी सारे लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर के लिए है, और काफी लोगों की हेल्प होगी मुझे लगता है। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सर तक आके बात कर सकते हैं ताकि वो सॉल्व हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर, एंड आप सभी का थैंक यू सो मच।